नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत करेंगे ग्लोबल हेल्थ के बारे में, यानी जिसको आप मेदांता के नाम से जानते हैं। कंपनी के नतीजों में बातचीत करेंगे चेयरमैन और एमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन और ग्रुप सीईओ पंकज साहनी से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। निफ्टी फाइनेंस की वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में शानदार तेजी, करीब 150 अंक चढ़कर निफ्टी 17,900 के पार निकला। रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी लगा रहे हैं जोर। निफ्टी बैंक भी 100 अंक ऊपर, लेकिन मिड कैप में दबाव कायम। आईटी शेयर्स में आज जबरदस्त तेजी, निफ्टी आईटी करीब 1.5% उछला। इंडेक्स के सभी 10 शेयरों में खरीदारी। एलटीटीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स 2% तक ऊपर। आईटीसी में अभी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी सरकार। दीपम सचिव तुहिन कांता पांडे का बड़ा बयान। सरकार की कंपनी में 7.86% हिस्सेदारी। moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव खबर के बाद आईटीसी 3% ऊपर। फर्टिलाइजर शेयर्स में शानदार बहार, करीब 15% तक उछला। एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर 10% और आरसीएफ में करीब 5% की तेजी। इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। अदानी मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। एएनआई के साथ इंटरव्यू में कहा, बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं, सरकार के पास कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपाना हो। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे, सभी कर्मचारियों के फोन जब्त किए। कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया। बाजार में एक नजर डालें तो बहुत ही बढ़िया तेजी का माहौल। आज करीब 150 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 17,900 के पार कंफर्टेबली दिख रहा है और बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट के साथ 41,450 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिड कैप में कोई रियायत नहीं है, 122 पॉइंट नीचे है, लगभग 0.5% कमजोरी के साथ है। और एडवांस डिक्लाइन आज भी कल जैसा ही कमजोर दिख रहा है। 1850 शेयर के आसपास वीकनेस के साथ काम कर रहे हैं, जबकि 1000 शेयर में तेजी है। यानी एडवांस डिक्लाइन मिड कैप की वजह से अभी भी कमजोर यहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आईटी शेयर्स में बड़ी तेजी है, बड़ा रौनक है यहाँ पे, और उसमें लगातार ये मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स मार्केट में डालें तो टॉप गेनर के तौर पे आपको बहुत सारे शेयर्स दिखेंगे, जिसमें से यूपीएल खास है, 3% ऊपर है। आईटीसी 3% के साथ लीड कर रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ग्लेनमार्क फार्मा, रिलायंस, केनरा जैसे शेयर्स में अच्छी खासी मजबूती है। लेकिन टॉप लूजर्स में अदानी इंटरप्राइजेस 3.8% डाउन, नवीन फ्लोरिन 3.5%, अंबुजा सीमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसे शेयर्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप की भी हमने चर्चा की, उसमें जो फर्टिलाइजर शेयर्स हैं टॉप गेनर के तौर पे दिख रहे हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स जो है करीब 17% ऊपर है। राष्ट्रीय केमिकल यानी आरसीएफ 6.5-7% ऊपर है। इसके साथ ही ऑयल इंडिया में देखिए आप 6% की मजबूती है और मद्रास फर्टिलाइजर भी 8-10% के आसपास ऊपर है। तो ये कुल मोटे जमा तस्वीर है कि एक सेक्टर जो है आउट परफॉर्म कर रहा है, वो आईटी, और छोटे शेयरों में फर्टिलाइजर शेयर्स अच्छी खासी तेजी बनाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाजार का एक रुख समझते हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा से। गाबा सर नमस्कार। और आज तो बड़ी तेजी जैसा माहौल लग रहा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी थोड़ी थोड़ी हरियाली है। क्या करना चाहिए दोनों इंडेक्स में? तो निफ्टी में तेजी का माहौल तो है। गुड आफ्टरनून टू यू। अपमूव मिल भी सकता है, यहीं पर 17,910 और 20 के बीच में हो सकता है अपमूव मिले। यहाँ पर 17,900 में सपोर्ट तो है, अपमूव मिल सकता है। जब तक वो प्रकार ठीक है। बैंक निफ्टी में अब थोड़ी तेजी नजर आती है, शायद बैंक निफ्टी में थोड़ा अपमूव मिले। ट्रेड कर रहा है 41,553 पर और 453 पर। पॉसिबल है कि 41,500 to 600 ये एक जोन है। अगर ऐसा कुछ होता है तो निफ्टी ऊपर ले जा सकता है। फिर 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। थोड़ा अपमूव नजर आता है निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा अब सपोर्ट कर रहा है, सुबह नहीं कर रहा था। और सर ये फर्टिलाइजर शेयर्स में अचानक से बड़ी रौनक देखने को मिल रही है, क्या कुछ इसमें है कोई ट्रेड कहीं पे? आई थिंक चंबल फर्टिलाइजर पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि एक अपमूव मिल रहा है, अच्छा बेस बना हुआ है और उसके बाद ब्रेकआउट मिला है करीब 300 के आसपास, 302 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से चंबल फर्टिलाइजर 310 तक है, उसको वक्त लगेगा, स्टॉप होगा 300 का चंबल फर्टिलाइजर। तो चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे मजबूत दिख रहा है, सारे शेयर्स फर्टिलाइजर शेयर्स के अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। चलिए आज की कंपनी से बातचीत करते हैं।
तीसरी तिमाही में जो ग्लोबल हेल्थ कंपनी है उसके नतीजे काफ़ी बेहतर रहे। मुनाफा करीब 15% और इनकम में 19% की ग्रोथ देखने को मिली और एबिटा ग्रोथ भी करीब करीब 18% रहा है और मार्जिन 23% पर डिफेंड किया है कंपनी ने। कंपनी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं चेयरमैन और एमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन जी और साथ ही ग्रुप सीईओ पंकज साहनी जी। स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये नतीजे बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं डिस्पाइट इसके कि Q3 जनरली लोग मानते हैं थोड़ा सा ठंडा होता है, लेकिन आप हमें एक्सप्लेन बताइए, समझाइए कैसे, ये क्या रीजंस थे इतने अच्छे नंबर्स के Q3 के। हमारा जो ग्लोबल हेल्थ के माध्यम से हम मेदांता चलाते हैं, हॉस्पिटल का एक बहुत क्लियर विजन है कि सबसे तरीके की जो इलाज दुनिया में अवेलेबल है उससे भी उसी तरीके के इलाज हर एक पेशेंट को मिल जाना चाहिए अक्रॉस द फुल फुटप्रिंट जो हमारी फुटप्रिंट है, और उसको जितना तो केयर से और अफोर्डेबिलिटी से दिया जाए उतना ही लोग समझते हैं कि मेदांता जाना चाहिए। अगर जो कोई तकलीफ है तो वहां पे इलाज इस तरह का होगा जैसे मैंने आपको, तो मंदी हो चाहे तेजी हो कहीं हमारे को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि हमारे को पेशेंट्स ने बहुत तादाद में अपना लॉयल्टी दिखाई है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में और भी आते जाते हैं। तो इसीलिए जैसे आप कहते हो कि क्या आपके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वो उसकी सिर्फ मेडिसिन के नतीजे हैं ये कि हमारे पेशेंट आए, उनकी सेवा और उनका जो रिटर्न्स मिले हमें वो नेचुरल है। मैं कहता ही हूँ कि अगर जो आप अच्छी मेडिसिन करोगे तो उसमें आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। अगर जो आप बिजनेस ही चलाना चाहोगे तो उसमें मेडिसिन अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है उसके ऊपर हम लास्ट 12 साल से उसी तरीके से उसी सिंसियरिटी से हम चला, से लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे पास आते हैं। ओके डॉक्टर त्रेहन, जो आपकी ऑक्यूपेंसी है 59% है, वो बिल्कुल फ्लैट सी है और YOY देखें तो थोड़ी सी उससे कम है। ये सस्टेनेबल माने इसको हम, या इससे आगे और इम्प्रूवमेंट होगा? नहीं, देखो ऐसा है कि ये परसेंटेज जो मानी जाती है वो गिनी जाती है कितने बेड्स हैं। तो हमने 170 और बेड्स अभी ऐड किए जी। तो ऑक्यूपेंसी कम नहीं हुई है नंबर वाइज, बट परसेंटेज वाइज वो स्टैटिक हो जाती है, क्योंकि हमारे जो लखनऊ और पटना के हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर बिल्ड आउट अभी हो रहा है। तो 100 बेड्स हमने ऐड किए जैसे लखनऊ में और अनदर 100 पटना में कर दिए, तो इसीलिए ये बेड कैपेसिटी बढ़ी है, उसके हिसाब से स्टैटिक हो गया। तो जो आप परसेंटेज देख रहे हैं जी, तो ये थोड़ा इल्यूसिव नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये वेरी करता जाएगा क्योंकि तो बढ़ाते जा रहे हैं अपने बेड्स। हाँ, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है, आप ये कह रहे हैं। हाँ नहीं, और वो कैचअप होता जाता है तो उसमें गैप होता है हर वक्त, इसीलिए रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, पर नंबर्स को देखोगे तो परसेंटेजेस में कंफ्यूजन हो जाता है। करेक्ट। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, इंटरनेशनल फुटफॉल आपके कैसे रहे, ये भी थोड़ा बताइए। तो जैसे कोविड से पहले हमारे कोई 10% 12% जो हमारा रेवेन्यू था वो फॉरेन पेशेंट से आता था, और वो 4% में से कम ही हो गया कोविड के टाइम में, क्योंकि सारी मूवमेंट खत्म हो गई। अब वो 7% के करीब ऑलरेडी आ गया है, 6 से 7% चल रहा है, और उम्मीद है कि ये कुछ बड़ी शॉर्ट टर्म में ही ये अपने पुराने लेवल पे आएगा, क्योंकि बहुत सारे वीजा जो हमने लेटर्स इशू किए हुए हैं वो वेट कर रहे हैं एम्बेसीज में, डिफरेंट एम्बेसीज इंडिया की डिफरेंट कंट्रीज में, और अभी वो क्योंकि कोविड के कारण एम्बेसीज में भी स्टाफ चला गया था, तो कैचअप अब हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीने ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा ट्रेंड। जी पंकज जी, जो पर बेड रियलाइजेशन है आपका, वो सुपर स्पेशलिटी कैटेगरी में अगर हम देखें तो आपका ऑलरेडी बेस्ट इन क्लास है, लेकिन कई सारे हॉस्पिटल को देखें तो उनका बहुत ज़्यादा है आपसे पर बेड रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ऐसा क्यों है सर? ये
देखिए, अगर हमारे आप जिसे हम पर बेड रियलाइजेशन जो हम इंडस्ट्री में आरपॉप कहते हैं, तो जो हमारा आरपॉप ग्रोथ जो हम दिखाते हैं 58,000 रुपीज के आसपास है, वो 10% बढ़ा है। और अगर इसमें हम अपना आउट पेशेंट फार्मेसी और बाकी के जो सपोर्ट सर्विसेज की रेवेन्यू नहीं लेते वो भी लें तो ये 60,000 के आसपास आएगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से देखिए तो हमारा काफी बेहतरीन आरपॉप है अक्रॉस द ग्रुप। हालांकि हमारे जो टैरिफ्स हैं वो हमने कम रखे हुए हैं जानकर। हमारा ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हमारी सेवा का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, तो हम अपने टैरिफ्स को हाईएस्ट एंड पे नहीं रखते, बल्कि हमारा जो इलाज है वो शायद हाईएस्ट एंड पे हो, लेकिन हम जान के अपनी टैरिफ्स थोड़े कम रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफोर्डेबिलिटी हो। तो ये हमारा एक मॉडल है, ये हमारा एक वैल्यू सिस्टम है। लेकिन अगर आप देखो कि कम टैरिफ में भी हमने जो ये आरपॉप्स दिखाए ग्रोथ करीब 10% ग्रोथ जो हमने दिखाया है, जो 58,000 के आरपॉप्स हमने दिखाए हैं, ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा इलाज है वो उच्च तरीके का इलाज है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स डिजीजेस हैं, चाहे वो ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो न्यूरोसर्जरी हो, कैंसर हो, हार्ट की बीमारियां हो। तो हमारी जो इलाज जो हम सर्विसेज देते हैं वो बहुत हाई एंड टर्शरी क्वाटरनरी केयर के कॉम्प्लेक्स तरीके के इलाज होते हैं। इसीलिए हम इस हाई लेवल के आरपॉप्स को मेंटेन कर पाए, बल्कि हमारे टैरिफ्स इतने हाई लेवल पे ना हो। पंकज जी, आपके जो मार्जिन्स हैं क्वार्टरली देखें या ईयरली देखें, बिल्कुल मेंटेन करके रखे आपने, काफी डिफेंड किए, ये सस्टेनेबल है क्या? तो जो हमारे जो नंबर्स हैं, जैसे आप देखो हमारी जो 9 महीने की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 21% है, जो एबिटा ग्रोथ है वो 22% है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ है वो 26% के आसपास है। तो हम काफी खुश हैं इस ग्रोथ से। हमारा ये लक्ष्य है, जैसे डॉक्टर ने बताया था, कि हम हमेशा पेशेंट्स की ओर ध्यान दें, हम हमेशा मेडिसिन की ओर ध्यान दें, और हम सोचते हैं कि अगर हम ये करते जाएं तो फाइनेंशियल रिटर्न्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते रहेंगे। अभी अगर आप देखो तो हमारे पास जो नए हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ और पटना, लखनऊ में अभी 500 बेड के आसपास होंगे, लेकिन वो 1000 बेड तक जाएगा। जो हमारा पटना हॉस्पिटल है वो 300 बेड के आसपास है, लेकिन वो 650 बेड तक जाएगा। तो जो हमारी जो ग्रोथ है वो बेड के कारण भी, हमने नए डॉक्टर्स भी लिए हैं, जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर होते थे, उन्होंने ज्वाइन किया है मेदांता ग्रुप में, और भी हमने मशहूर डॉक्टर लिए हैं, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी को हो। हमने नए मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज स्टार्ट किए हैं लखनऊ में भी और गुड़गांव में भी। तो हमें जो लगता है कि जो हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारे एग्जिस्टिंग सर्विसेज से है और जो हमारे नए हॉस्पिटल्स हैं, दोनों से ये ग्रोथ आती रहेगी, और हमारा ध्यान हमेशा यही होगा कि हम सबसे उच्च तरीके का इलाज करते जाएं, हम अपने पेशेंट्स पे ध्यान दें, और हम हाईएस्ट क्वालिटी का इलाज करें, और उसको इलाज करने के लिए हम सबसे मशहूर डॉक्टर्स को अपने सिस्टम में लाते रहें। ओके, डॉक्टर त्रेहन, आपने एक इंदौर में भी एक अनाउंसमेंट किया फैसिलिटी का, वो उसके बारे में बताइए, कब तक ऑनलाइन होगा वो? तो जो इंदौर में एक्चुअली हमारा एक छोटा हॉस्पिटल कई सालों से है, पर उसके अंदर क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है तो हम उसमें पूरी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। सिर्फ 2 सर्विसेज मेनली उस तरीके की जो उस होल एरिया में अवेलेबल नहीं, जो मेदांता स्टैंडर्ड है, वो कार्डियक और न्यूरो था, और एक्सपैंड करने के लिए जगह नहीं थी। तो इसीलिए हम ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी अच्छी जगह मिल जाए जहां पेशेंट्स को सुविधा हो पहुंचने में, क्योंकि हमारी जो है ट्रीटमेंट्स हैं अर्जेंट, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को ब्लीडिंग हो गई, तो पहुंच सके। इसीलिए हमने वो सेंटर में हमने एक ONM मॉडल पे पार्टनरशिप करी है। एक लोकल बिल्डर है जो काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है इंदौर में, उनके पास एक बहुत अच्छी पीस ऑफ लैंड थी, वहां पे वो बिल्डिंग बनाएंगे जो 300 बेड से ऊपर होगी। वो स्ट्रक्चर और जो उसका इंटीरियर्स वगैरह है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खर्चा करेंगे, फिर हम उसको टेक करेंगे एज ऑन लीज बेसिस एंड लगाएंगे और उसको चलाएंगे। तो ये ONM मॉडल का ये स्ट्रक्चर है, और इस पे हमें बहुत एक्चुअली खुशी हुई है कि हम मध्य प्रदेश के लोगों को नए तरीके से 300 बेड से ज्यादा फैसिलिटी में उनको हम ये सर्विसेज दे सकेंगे, क्योंकि इस साइज की बहुत जरूरत होती है। अगर जो हम
लंग ट्रांसप्लांट करेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे, लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे, ये सब चीजें करने के लिए जी और कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट हो वगैरह, इतने बेड की जरूरत। तो ये अच्छा होता है, अच्छा अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से। हमें हमारा उत्साह बहुत बढ़ गया है कि हम मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सबसे उच्च ट्रीटमेंट पहुंचाएंगे इन शॉर्ट टाइम। मतलब फिर भी 24 महीने 30 महीने तो लग जाएंगे, पर जितना जल्दी उतना अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, ये पहला हॉस्पिटल जो ओएनएम मॉडल पे आपने शुरू किया है? हमने और पीपीपी मॉडल भी है जो पटना का, वो गवर्नमेंट ऑफ पटना बिहार के साथ पीपीपी मॉडल है। जो है अपना रांची में वो भी पार्टनरशिप है। तो हमारे ये मॉडल्स कुछ एग्जिस्ट करते थे, पर अगर जो आप कोर देखोगे हमारा, जैसे गुड़गांव है या लखनऊ है या पटना है या नोएडा में बन रहा है, ये बेसिकली हमने खुद बनाए हैं। और इनकी जो है वो टोटल मतलब प्लानिंग जो है वो ग्राउंड वन से हुई थी। तो ये जो है डॉक्टर साहब, ये ओएनएम मॉडल जो जिसको मैं एसेट लाइट भी कह सकता हूँ, ये ज्यादा आपको फिजिबल और इकोनॉमिकल लगता है? इसको ही आप ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे? और हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। पर सी ऐसा होता है कि हम सिर्फ वो चीज करेंगे जिसमें हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें हमारा जो लक्ष्य है कि ये पब्लिक की सर्विस हाई स्टैंडर्ड पे हो और अफोर्डेबल प्राइस पे हो, वही काम, और जहां जरूरत है वहीं पहुंचेंगे हम। तो इसीलिए जो भी मॉडल मिले उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम उसके लिए तैयार हैं। तो इसीलिए हमारे को कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि यही मॉडल होना चाहिए, एज लॉन्ग एज हम उसमें अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज ना करें और वही क्वालिटी दे सके जो मेदांता का लक्ष्य है। जी पंकज जी, इसका पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है जो ओएनएम आप करते हैं? रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होती, किस तरह से मॉडल चलता है? जी, ये जो ओएनएम मॉडल्स होते हैं हेल्थ केयर में कई तरीके के होते हैं। हमने जो अपना मॉडल इंदौर में जो अपने पार्टनर के साथ किया है, वो जमीन उनकी है, वो बिल्डिंग बनाएंगे, वो रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी आसान होगा। तो वो पूरी बिल्डिंग हमारे बेसिस पे, हमारे स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे बनाएंगे। जैसे कि हमें एक्सपर्टीज है कि हॉस्पिटल इस तरीके का हाई एंड हॉस्पिटल कैसे बनना चाहिए, तो हम उनको गाइडेंस देंगे, हम उनको सपोर्ट देंगे, उनके आर्किटेक्ट्स को सपोर्ट देंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट, जो खर्चा होता है हॉस्पिटल बनाने में, वो हमारे पार्टनर्स करेंगे, जिसे हम कहते हैं वार्म शेल। तो जो बिल्डिंग, जो इंटीरियर्स, जो फिक्सचर्स वगैरह जो बिल्डिंग में होते हैं, वो पार्टनर देगा। और जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई और ये सब चीजें जो है, वो मेदांता देगा इसमें, और मेदांता का इन्वेस्टमेंट होगा मेडिकल इक्विपमेंट में, और पूरा हॉस्पिटल मेदांता चलाएगा। और इसको चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हमारे पार्टनर्स ने किए हैं, उसके लिए उनको एक मंथली रेंटल मॉडल मिलेगा। कुछ मॉडल्स इंडस्ट्री में भी चलते हैं कि वो फिक्स रेंटल पे चलते हैं, कुछ चलते हैं कि वो रेवेन्यू शेयर पे चलते हैं। तो अलग तरीके के मॉडल्स हैं। तो हमारा जो ये वाला मॉडल है, उसमें पूरा वार्म शेल बिल्डर देगा, और जो मेडिकल इक्विपमेंट एंड ऑपरेशंस मेदांता चलेगा। बेसिकली ये अब उनके लिए एक फिक्स्ड इनकम होगी और मंथली रेंटल के नाम पे उनको मिलेगा। बाकी सारी जो रेवेन्यू स्ट्रीम होगी वो आपके पास आएगी, राइट सर? एनी परसेंटेज इफ यू लाइक टू शेयर? तो जैसे कि इंडस्ट्री में तो ये परसेंटेजेस वेरी करते हैं। कुछ शुरू के साल में कम होता है, 3-4% से लेके ये 5-7-8% तक जाते हैं। तो अलग अलग टर्म्स पे, अलग अलग डील्स पे ये मॉडल्स चलते हैं। और जो शुरू के कुछ साल होते हैं वो कम होते हैं, और फिर ये थोड़ा बढ़ता जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द पार्टनरशिप, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट, अलग अलग तरीके के मॉडल्स इंडस्ट्री में प्रेवलेंट। ओके डॉक्टर, तेरे एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि रियल एस्टेट एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ हो गई। हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें खर्चे भी आते हैं, और आपने सेटेलाइट मॉडल लिया और फिर रेंटल, वो इंक्रीमेंटल जो भी होता है। कितना कैपेक्स आपने सर रखा है कि चूँकि आप इस मॉडल पे बहुत बुलिश हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं जैसा ही मॉडल मिल जाए, कितना कैपेक्स है सर आपका नेक्स्ट 24 के लिए? तो नहीं, अगर जो आप इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर में हमारा जो कैपेक्स लगेगा वो इक्विपमेंट पे लगेगा। जो टेक्नोलॉजी हम लगाएंगे उसके अंदर, उसका एस्टिमेट हमारा है कि कोई 130 से 160 करोड़ तक की सारी टेक्नोलॉजी लगेगी। क्योंकि हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं हर जगह
जो लीडिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, तो उसकी जो लागत लगेगी, पर उसके भी कई तरीके हैं ऑफ फाइनेंसिंग, क्योंकि जो हमारा रिलेशनशिप है कंपनीज के साथ, क्योंकि हम इतना इक्विपमेंट्स खरीदते हैं कि उनके फ्लेक्सी मॉडल्स भी होते हैं, जो उसके लिए सूटेबल होगा वही करेंगे, पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट टेक्नोलॉजी की है और स्टार्टिंग की है वो अबाउट 130 to 160 करोड़ है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम लोग किसी दिन विस्तार से बात करेंगे, जब नतीजों के अलावा ग्रोथ प्लान्स पे बात करेंगे किसी और समय में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। तो मेदांता एक बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बहुत फेमस है, जो ग्लोबल हेल्थ के नाम से बाजार में लिस्ट है। 458.60 पैसे भी ट्रेड कर रहा है इस वक्त। नतीजे काफ़ी बेहतर थे और जनरली माना जाता है कि थर्ड क्वार्टर हेल्थ केयर के लिए वीक होता है, लेकिन बहुत ही अच्छे नतीजे उस क्वार्टर में दिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा। स्वागत है एक बार फिर से। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अदानी इंटरप्राइजेस के नतीजे दिख रहे हैं, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 11 करोड़ के मुकाबले सामने अब 820 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिखाया गया है। यानी स्टैंड लोन बेसिस पे नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे बहुत मिनिस्कुल मुनाफा था। उसके सामने 820 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया है। स्टॉक जो 3-4% नीचे था वो पूरी तरीके से रिकवर होकर 1% ग्रीन में आ गया है, पॉजिटिव हो गया है। इसी तरीके से आप आमदनी देखिए, 18,758 करोड़ से बढ़ के 26,612 करोड़ है YoY। तो नंबर काफ़ी बेहतर किए हैं और इसीलिए स्टॉक में शानदार रिकवरी। निचले लेवल से अगर आप देखेंगे तो 3-4% जो कमज़ोर था वहाँ से स्टॉक अब ग्रीन में आ गया, 0.5% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। YoY क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी डबल हुआ है प्रॉफिट, लेकिन YoY आप देखेंगे तो घाटे से प्रॉफिट में आ गई है अदानी इंटरप्राइजेस। और इस बीच बैंक निफ्टी 41,500 के पार चला गया है। 41,570 पर ट्रेड कर रहा है। 300 पॉइंट की मजबूती है बैंक निफ्टी में और 170 पॉइंट की मजबूती है निफ्टी में, लेकिन मिड कैप अभी भी 100 पॉइंट वीक बना हुआ है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक और इस बाजार में स्ट्रेटजी बनाएंगे वीरेंद्र और हर्षदा, छोटे से ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents मजबूत